हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुकवान। आज की हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप के मैथमेटिक्स का मॉक है, उसमें जो 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही मॉक आते रहेंगे और आप देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन क्वेश्चन को बनाया है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मॉडर्न इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देखिए आप, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते मतलब अंश नहीं होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहला ऑप्शन, इसे ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना है। तो 22/7, 22/7 में आंसर है, तो ये परिमेय है। क्या है? परिमेय। परिमेय नहीं, पाई। पाई क्या है? यही हमारा पाई जो होता है, पाई की वैल्यू हम लोग कह देते हैं कि 22/7, लेकिन 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या है। इसे नोट डाउन करिएगा, ये एक्सपेक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई होती है इसी की वैल्यू वो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसे नोट डाउन जरूर करिए, परिमेय संख्या। तो ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है 22/7। अपरिमेय क्या होती है? पाई। ओके, अब ये 0.69, तो 0.69 अभी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और कितने जीरो, 2 जीरो लगाएंगे। तो ये देखो, ये 69, ये तो 100, ये तो परिमेय बन गया, अंश बन गया, हर बन गया, परिमेय हो गया। ये 5√16, तो 5√16, 5 ये ऐसे रहेगा, 4 का ये पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग, हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पूर्ण वर्ग ना होता, जैसे 5√3 होता तो भी ये तब क्या होता? अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है? पूर्ण वर्ग, इस वजह से ये परिमेय होगा, ना कि अपरिमेय। तो ये क्या है? अपरिमेय, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे समझो तो कौन सा है? पाई। पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य, सहअभाज्य उन्हें कहते हैं जिनका मासा जो होता है वो कितना है? 1। इनका मासा, महत्तम समापवर्तक, इनका मासा जो होता है कितना है? 1 आया है। वही हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का युग्म। तो इसमें देखो, पहले हम 5 20 को लेते हैं, इसका मासा निकालते हैं। मासा कैसे है? काट दो। ये मतलब मासा जब भी एक निकलेगा जब किसी से कटे ना दोनों संख्या। तो 5 से कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो ये 5 इसका मासा आ गया। अब इसका देखो 6 और 13, 6 और 13 का निकालो। देखो 6 अलग है, 13 अलग डिजिट है, तो ये कटेगा नहीं। तो मासा किसका आया? 1। और भी आपको चेक करके बताते थे, 14 और 18 का निकाल लो। 2 से काट दो, 7, और इधर कितने बचे? 9। तो देखो इसका भी 2 मासा आ गया। तो जिसका 1 आएगा वही। तो इसमें देखो 22 और 33, इसका निकाल दो, 11 से कट जाए, 11 एकम 11, 11 3 33। तो इसमें देखो अब इसका भी 11 मासा आ गया, इसका आया, इसका आया, और पहले का। तो दूसरे वाले का कितना आया? 1। जब भी कटेगा नहीं तो उसका मासा कितना आएगा? 1। तो उन्हीं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो बी इसमें भी राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं रेखिक युग्म। अब रेखिक कौन सा कह रहा है क्वेश्चन? रेखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के हल हैं। तो हल कौन से? एक अद्वितीय हल है, 2 हल हैं, अपरिमित अनंत हल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे मैंने बताया वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और इससे एक्सपेक्टेड जो भी अदर क्वेश्चन बनेंगे, घूम जाता है इसलिए एग्जाम में अगर, तो आप उसको भी बना ले जाएं, कोई भी क्वेश्चन चूक ना पाए। हर क्वेश्चन का आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे सॉल्व करिए, 2-3 बार लगाइए जब तक सारे क्वेश्चन आपको रट ना जाएं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू, अगर दोनों क्या है? बराबर नहीं आ रहे हैं, A1 A2 B1 B2, अभी ये बताऊंगा A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। तो अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसे नोट कर लेना। तो क्या कहेंगे? इसके क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय मतलब यूनिक हल होंगे। क्या होंगे? यूनिक हल होंगे। पहला ये लिख लिए। दूसरा क्या होता है? A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1
C2। अगर ये आ रहे बराबर आ रहे A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर बराबर आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल। क्या होंगे? अनंत हल। बहुत सारे हल हो जाएंगे अगर ये बराबर आ रहा है। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है, A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। अगर ये आ रहा है कि C1 C2 जो है नॉट इक्वल टू है तो इसमें क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, कोई हल ही नहीं होंगे इनके। तो ये तीनों आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे एक क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं मिलना है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि आप एक करें तो सारे आप आराम से बना ले जाएंगे। तो देखते हैं। तो इसमें देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ समीकरण हमारा क्या है, 6x माइनस 7y इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। अब इसमें A1 A2 की बात बार बार आ रही है, B1 B2, तो ये वाला इधर वाला क्या होता है A1 और दूसरे समीकरण का A2, और ये जो x के साथ में लिखा होता है वो होता है, और ये y के साथ लिखा वो B1, इधर वाला B2, इधर ये C1, इधर C2। तो हम अब देखो इसमें सबसे पहले हम समीकरण इससे संतुष्ट कराएंगे कि आदुति तो हल नहीं है। तो देखो इसमें रखते हैं, तो रख दो A1 का मान कितना है 6, A1 का मान कितना है 6, तो 6 रख दो A1 का मान। अब A2 का मान कितना है 3 बराबर B1 का मान कितना दिया है 7। चिन्ह के साथ में लेना है, देखो माइनस का 7 है ना, आगे में ऐसा चिन्ह होता था माइनस का 7, इधर माइनस का 4। अब देखना ये वाला इसके अगर बराबर आ रहा है तो क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो यहाँ से कर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना है 2/1, तो एक नीचे लिखा नहीं है तो 2 ही हो गया मान लो। माइनस से माइनस ये कट गया, और 7/ये कटेंगे तो 7/4। देखो 2 क्या 7/4 के बराबर है नहीं, तो यही हमारा कंडीशन आ गई कि 2 A1 A2 B1 B2 के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू है तो क्या हल हो गए, अद्वितीय हल होंगे। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन बुक से सॉल्व कीजिएगा तो उनमें सारे आपको मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से, तो क्या हो गया अद्वितीय हल, मतलब यूनिक इसके सॉल्यूशन होंगे। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, ये इसका सोल्यूशन हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई बतानी है। क्या बतानी, पार्क की लंबाई। सबसे पहले हमें क्वेश्चन जब भी दिया हो तो उसमें हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है और हमें करना क्या है। तो जो दिया गया उसको लिख लो, जो इसमें पूछा जाए उसे कर लो, बस 2 ही चीज़ें आनी चाहिए, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व, आंसर सामने। तो इसमें देखो एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से, तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमें पता भी कहा, तो चौड़ाई को हमें क्या मानना पड़ेगा, x। चौड़ाई क्या मानेंगे, x। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, x। और फिर उससे चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी अधिक है, 8 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंबाई, ये माना वाली हो गई, माना बराबर क्या होगी, इसकी चौड़ाई की 8 मीटर अधिक है। तो क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, 8 प्लस कर देंगे। तो अब पूछ रहा है यदि पार्क का क्षेत्र, अब पार्क कैसा है, आयताकार, तो आयत का फार्मूला क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ लगाओ, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 240। कितना दिया गया, 240। तो 240 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें 240 रख दो। फिर लंबाई कितनी, x + 8 इंटू चौड़ाई कितनी है, x बराबर 240। अब मल्टीप्लाई कर दो, x से इसकी x कराओगे तो कितना आएगा, x², फिर प्लस x से 8 कराओगे 8x बराबर 240। अब ये इधर बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, -8x। ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 240। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ऐसे फैक्टर करने हैं कि 240 की ऐसे दो डिजिट की मल्टीप्लाई कराओ कि उसका गुणनफल गुणा करने पर 240 आ जाए, और यहाँ माइनस लगा है तो इसका मतलब घटाने पर 8 आ जाए। तो ऐसी 2 डिजिट हमको देखनी होगी इससे कि घटाने पर हमारा 8 आ जाए। तो इसमें देखते हैं, तो इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, सोचो।
8 घटाने पर आना चाहिए, तो क्या होंगे इसके मल्टीपल देखते हैं। अगर हम 20 की मल्टीप्लाई 12 से कराएं तो देखते हैं फैक्टर बनते हैं कि नहीं घटाने पर, क्योंकि ये घटाने पर 8 दे रहे हैं तो इनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, 20 से 12 की मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, तो 240 हो गया। अब घटाने में 20 में से 12 गया, कितने बचे 8, तो इसके क्या होंगे 8। तो इसका फैक्टर देखो एक्स स्क्वायर, तो हमारे 12 8 बन गया, प्लस 20 सबसे बड़ा वाला, फिर माइनस 12, तो यहाँ पे x माइनस 240 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, अब x की 20 से हो जाएगी 20x, माइनस 12 से x की हो जाएगी 12x, माइनस 240 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से कॉमन देखते हैं, कॉमन इसमें दोनों में कॉमन देखना है, तो इसमें क्या दिख रहा है, x ही दिख रहा है, तो x यहाँ से ले लिया कॉमन, तो x से डिवाइड किया x बचा, फिर प्लस x से इसको डिवाइड किया, कितना बचा 20, माइनस यहाँ लेंगे, माइनस का यहाँ 240। अब यहाँ पे हमें ऐसा सोचना है, ऐसा कॉमन लेना है कि जिससे कि हमारा यही वाला ब्रैकेट बनना चाहिए यहाँ पर भी। तो हमने मान लो ले लिया 12 ले लिया, 12 ले लिया, तो 12 माइनस का लिया तो ये x, माइनस का लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 जब भी लेंगे 12 दूनी 24 और 0 बचा, तो क्या होंगे, देखो देखो दोनों सेम आ गए, x प्लस 20 और x प्लस 20। तो इसमें अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 20, फिर दूसरे ब्रैकेट में x, ये x प्लस 20 भाग देंगे तो x बचा, फिर माइनस, और ये इधर डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 12, तो क्या बचा x प्लस 20 x माइनस 12। तो हमारे इसके गुणनखंड क्या है, अब इक्वल टू 0 चल ही रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। पहले इसको x प्लस 20 को बराबर कर देंगे 0 के बराबर, और इधर x माइनस 12 को 0 के बराबर कर देंगे, x बराबर माइनस 20, x बराबर कितना है माइनस 20, और इसमें देखो x बराबर कितना आया 12, तो इसमें माइनस का हम लेंगे नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो कभी माइनस की नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो माइनस 20 लेंगे नहीं, और इसमें 12 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 12। अब इन्होंने क्या पूछा, x निकला हमारा 12, तो हमने चौड़ाई कितनी मानी थी x, तो x क्या आ गया निकल के 12, चौड़ाई कितनी निकल के आएगी 12, लेकिन पूछा क्या क्या लंबाई पूछी गई, चौड़ाई थोड़ी ना पूछी गई जो हम 12 लगा दें यहाँ पे। देखो ऑप्शन में भी हमने 12 दिया, इसी वजह से जिससे x का मान निकला बस 12 लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो इसमें देखो अब क्या लंबाई हमने कितनी x प्लस 8, तो x का मान यहाँ 12 रख दें, 12 प्लस 8, तो 12 8 कितना हो गया 20, तो 20 इसमें क्या आंसर इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखो इसमें क्या आ रहा माइनस 20, अब 12 ये माइनस 12, अरे ये तो आंसर है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे माइनस 20 भी दिया इस वजह से 20 देखा अब लगा दिया, नहीं माइनस 20 है, कभी भी लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा डी, डी इज द राइट आंसर। और अच्छा फैक्टर करने के भी आपको ट्रिक बता दें, डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट करेंगे अभी 2 सेकेंड में, इन फैक्टर पे यहाँ पे आप उलझ जाएंगे, तो करने हैं इसको स्पीड से कैसे करना है और जल्दी। देखो ये हमारा था समीकरण, अब यहाँ पे इसको भेज लो पहले, एट एक्स माइनस 240 इक्वल टू क्या है 0, तो देखो इसके फैक्टर, अब बराबर 0 होगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, फैक्टर अपने आप ही सोचने पड़ेंगे, ये 240 से ऐसे काट लो, काटते चले जाओ काटते चले जाओ, और जहाँ उन्हीं में यहाँ पे कुछ पेयर बनेंगे उन्हीं में चेक करना कि किससे क्या कर रहे हैं जो बन जाए हमारे गुणनखंड। तो अब कितने हैं 12, ये कितना हुआ था 20 और 12 इसकी क्या होंगे गुणनखंड होंगे। अब देखा ना यहाँ क्या है प्लस, तो इसका क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स जो 2 मान निकले x के, एक माइनस 20 निकल आया, अब एक x प्लस 12, तो वही कॉन्सेप्ट देखो निकल आए गुणनखंड, तो प्लस का ही ले लेंगे, 12 माइनस की होती नहीं लंबाई चौड़ाई की। तो अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है, हो जाएगा। पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, 30 वर्ष 10 वर्ष, जब भी देखो पिता की पूछी जाए तो पहली पिता की होगी दूसरी पुत्र की होगी, पिता की पुत्र की पिता की पुत्र की। अब इसमें से हमें पता करना है कौन सी पिता कौन सी पुत्र, तो क्या करना होगा पिता की आयु, एक एक लाइन को हम डीपली में पढ़ेंगे और फिर समीकरण को बनाना सीखेंगे, समीकरण बनाना आ गया हमारा सॉल्व हो जाएगा। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो
पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की हमें पता भी कहाँ है, तो पुत्र की क्या करेंगे, पुत्र की मान लो, क्या मान लो, x, यहाँ पे मान लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। पुत्र की मान लिया x, तो पिता की क्या हो जाएगी, तो पिता की क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु x और उसकी 3 गुनी, तो हमारी ये पुत्र की आयु। अब उनमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, अब इन्हीं में क्या x और ये 3x, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष तो दोनों में 5 प्लस होंगे, पिता ही में थोड़ी ना कोई होंगे, तो दोनों में 5 प्लस होंगे, तो x + 5 और 3x + 5, 5 वर्ष बाद। भाई लड़का भी तो बढ़ेगा, आयु का दुगुना, मतलब पिता की आयु का 2 गुना, तो यहाँ क्या लगा दो, 2 गुना, फिर पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुने के बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ आप भी बराबर लगा दो बस। अब बताना है पिता और पुत्र की वर्तमान है, इसे सॉल्व करो, यहाँ रख देना, पुत्र की भी पता चल जाएगी, वो पिता की भी, तो रख दो, 5x कराओ, 5x + 5 25, इधर 2 3 6x और ये प्लस 2 5 10। अब यहाँ देखो इसे इधर भेज दो, इसको इधर 25 इधर ये रहने दो, उधर x वाले को भेज दो, x वाले एक तरफ कर दो और y वाले हो जाएंगे, और अचर वाले एक तरफ, तो 25 ये ऐसे रहेगा, ये 10 है इधर आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 6x ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 25 में से 10 चले गए 15, 6x में से 5x चले गए, कितने बचे x, तो क्या निकल के आया 15, x की वैल्यू कितनी निकली है 15, तो x पुत्र की वैल्यू कितनी है 15, अब 15 इसमें 3 गुना था, तो 15 3 45, तो पुत्र की आई कितनी, पुत्र की आई गई 15 और पिता की कितनी आई 45, तो ऑप्शन देखेंगे 15 45, मतलब पहले उनकी रखना, इनकी पिता की, तो पिता कितने 45 पर, 45 पहला देखना और 15 बाद में देख लेना, 30 वर्ष 10 वर्ष नहीं, 36 12 नहीं, 42 14 नहीं, 45 और 15, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो 45 और 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 6वें क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, समीकरण 2x² + 5x + 6 के मूल होंगे। अब मूल वाले कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में समझते हैं कि मूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट में समझेंगे क्या होता है, ये कह रहा है परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान, अपरिमेय काल्पनिक, ये काल्पनिक है, तो इसमें बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो देखो हम डिस्क्रिमिनेंट को जानते हैं, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर, विविधकर क्या होता है d बराबर, क्या होता है d बराबर b² - 4ac, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, अगर d जो है, d अगर यहाँ पे लिखे देना, d जो है अगर छोटा होता है, इधर डी की तरफ देखो ये चिपका हुआ, तो छोटा होगा 0 से, मतलब लेस देन है 0 से, तो क्या होगा इसके मूल जो होंगे माइनस क्या आएंगे, माइनस क्या है 0 से छोटा होगा तो माइनस क्या है, तो क्या होंगे काल्पनिक मूल होंगे, क्या होंगे काल्पनिक, और असमान होंगे। असमान क्यों, क्योंकि अगर जब 0 के बराबर आता तभी समान होता, तो असमान होंगे, असमान होंगे। अब डी दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला हो गया, दूसरा क्या हो, इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन घूम के जरूर आएगा जरूर, क्योंकि तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट भी साथ में, अगर कहीं से इधर ये वाला क्वेश्चन ना आया तो दूसरा आ जाएगा। अगर डी बराबर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, कैसे होंगे वास्तविक, वास्तविक क्यों होंगे क्योंकि प्लस का हो जाएगा वास्तविक, और इसके क्या होंगे समान क्योंकि 0 के बराबर है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डी अगर विविधकर जो हुआ 0 से बड़ा, देखो यहाँ मुंह पे गया तो 0 से बड़ा, तो अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या कि उसमें क्या होगा वास्तविक तो होगा और असमान होगा, क्या होगा असमान हो, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो 3 कॉन्सेप्ट ये रट लेना बिल्कुल भी। और एक इसमें देखिए परिमेय, परिमेय भी पूछ रहा है, तो परिमेय कब होगा जब पूर्ण वर्ग हो, जैसे कोई संख्या आ गई लास्ट में डी का मान निकाला तो क्या आ गया √25 आया मान लो, तो 25 किसका आ जाता 5, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया, सॉल्व हो जाएगा। अगर अपरिमेय आ रही है, अपरिमेय कैसे आएगी, अपरिमेय के लिए कैसे आ सकती है, अगर विविधकर निकालेंगे तो विविधकर निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मान लो √3 हो गया,
गया। तो अंडर रूट 3 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अभी यहाँ से क्वेश्चन एक भी छूट के नहीं जाएगा। अब नोट डाउन इसे कर लेना बिल्कुल पूरी तरह से। तो अब देखो, अब इस समीकरण में पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, उसमें निकाल लेते हैं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, बराबर 0। पहला एक्स के साथ में जो लिखा होता है वो ए होता है। ए बराबर कितना? 2, चिन्ह के साथ में प्लस का होता है, लिखता नहीं। और बी बराबर इसका क्या है? 5। सी बराबर कितना है? 4। तो अब रख दो यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर। बी कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर -4। ए कितना है? 2। सी कितना है? 4। तो डी बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16 और दूना 32। 16 दूना 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32। तो डी बराबर प्लस माइनस माइनस तो घटेगा 32 में से 25 चले गए, 2 उधर बचे, 5 7 बचा। और चिन्ह बड़ी संख्या। हमेशा एक ही बात याद रखना कि चिन्ह बच्चे घटाते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का नहीं लेते। यही सबसे बड़ी गलती होती है जिससे कि आंसर हमारा नहीं आता है। तो इसमें देखो चिन्ह किसका? 32 का बड़ा है तो माइनस का नहीं लेंगे। अभी यही कह देते कि हाँ अगर प्लस का ले लेते 7, देखते इसमें क्या है, परिमेय बराबर लगा देते खट से, तो ये गलत हो जाता। तो किसका है? माइनस का है। तो डी से क्या है? 0 से क्या है? छोटा। और छोटा होने पर डी से देखो, इसमें डी जो है 0 से छोटा है, मतलब माइनस का है। तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, परिमेय और बराबर नहीं, परिमेय कहाँ, परिमेय और असमान नहीं, माइनस का होता तभी तो। अपरिमेय माइनस का है तो क्या होगा? काल्पनिक। अपरिमेय जब ही होता है जब पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। असमान नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया, मैंने नहीं दिया। तो इसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, क्योंकि माइनस का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। तो ऑप्शन 1 2 3 5। तो इसमें एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी बतानी है। दूरी क्या है? एक्स अक्ष से जब भी दूरी कहेगा, एक्स अक्ष से दूरी अगर कहेगा तो क्या होता है? y बराबर b। अगर y अक्ष से दूरी कहता तो क्या होता है? x बराबर a। लेकिन कहा है x अक्ष से, तो इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। लेकिन आप इसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अगर बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? x बराबर a। अब तो हम इसके बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब y बराबर b। अब ये बिंदु दिए गए कितने? 2,3। अब पहला वाला क्या होता है? x और दूसरा वाला y। इसको बोलते हैं भुज, उसको बोलते हैं कोट। तो भुज कोट। तो अब देखो y की वैल्यू कितनी है? 3 है, बराबर b। तो दूरी कितनी b की निकला है? 3। तो 3 इज द राइट आंसर। तो a फर्स्ट 2 3, तो 3 इज द राइट आंसर। इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दी गई आकृति में ये आकृति दी गई है, त्रिभुज ADB। ये इसका जो सिंबल होता है ऐसे करके, इसे समरूप कहते हैं, समरूप त्रिभुज। फिर नेक्स्ट त्रिभुज ADC तब P होगा। तो हमें P का मान बताना है। अब समरूपता का आप जानते होंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि समरूप जब भी होता तो ये वाली जो भुजा होती वो इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। मतलब कि देखना AB, तो सबसे पहले समरूपता के लिखते हैं। AB जो है वो किससे? AB जो है वो इसके बराबर, सामने पैरेलल देखना, इसके बटे में आएगा AC। DB क्या हो गया? AC इक्वल टू, अब ये वाली इसके बटे में BD बटे DC। तो देखना इसमें रख दो, इसमें AB की कितनी लंबाई दी गई? 18। AC की AC ये P बराबर BD की, BD आ गया ये P, और DC की कितनी दी गई? 2। अब क्या कैंची, जब भी बराबर के अंश बटे हर इधर हो, अंश बटे इधर, तो कैंची गुणा करा दो। इधर ये इससे कर जाएगा तो कितना हो जाए? P से P की करोगे तो P स्क्वायर, P से P की P स्क्वायर। अब 18 से 2 की 36, तो P बराबर P स्क्वायर बराबर 36। तो P बराबर इसके के अंडर रूट में आ जाएगा 36। तो P बराबर कितना आ गया? 6। 36 का वर्ग क्या होता है? 6। तो हो गया।
तो क्या 6 आंसर इज द राइट आंसर। तो 6 कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कोई नहीं, तो ये कौन सा है, 8वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व। नेक्स्ट 10a अंडर रूट, उसका आ गया ट्रिग्नोमेट्री का। 10a अंडर रूट 3 तथा 10 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 10a प्लस बी का मान होगा। तो इसका फार्मूला आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। तो 10a प्लस बी डायरेक्ट फार्मूले से है, 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ वैल्यू रख दो। 10a का मान कितना दिया है, अंडर रूट 3 प्लस है ना, 10b का मान 1 अपॉन अंडर रूट 3 बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a कितना दिया गया है, ये 10a यहाँ पे है, 10a कितना दिया गया है, ओहो ये 10b, इसमें 10a ये 10b है। तो अब 1 माइनस 10a कितना दिया गया, अंडर रूट 3 इंटू 10b कितना दिया, 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखो ये गुणे में है तो ऐसे कट जाएंगे। अब इसमें देखना ये कितना बचा, 1 प्लस का 1, अब ये माइनस का 1, ये प्लस का माइनस का 1 है तो नीचे क्या बचा, नीचे क्या है, यहाँ तो समथिंग 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 आया। अब यहाँ 1 माइनस, अब 1 चला गया तो 0 बचा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आता है तो उसका आंसर क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। ये बात याद रखना। अब लेकिन अगर ऊपर 0 आता है तो क्या होता है, हमेशा 0। ये इसे आप नोट डाउन कर लें, जब भी नीचे 0 आएगा मतलब हर में 0 आएगा तो अनंत आंसर आएगा, ऊपर अगर अंश में 0 आता है तो 0 आंसर आता है। तो ये देखो इसके हर में 0 आया तो आंसर क्या होगा, अनंत। तो अनंत ऑप्शन देखेंगे, -1 0 1, तो डी इज द राइट आंसर, अनंत। ये कॉन्सेप्ट को आप डेप्थ में समझिए, नहीं तो इसे सॉल्व करने में आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। प्रथम पद कितना है, 8 है। nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है। तब डी का, पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या गया। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए कितना दिया गया, 8। nवां पद मतलब अंतिम ही पद होगा, तो अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से, 3 33 तथा प्रथम n पदों का योगफल किससे लिखते हैं, एसएन से। एसएन कितना दिया गया, 123। तो डी पूछा गया, डी इक्वल टू डी क्वेश्चन मार्क मतलब सर्वांतर पूछा गया। तो इसमें ऐसा फार्मूला लगाओ जैसे निकले। तो यहाँ देखो अभी हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो एन की देखो हम कैसे निकालते हैं। अब योगफल दिया गया तो इसका डायरेक्ट लगा दो, एस एन बराबर n/2 a प्लस यल। जब भी हमें अंतिम पद पता होता है तो हम l लिख देते हैं, वरना n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं आया था, हमको n पता ही नहीं। एस एन की वैल्यू कितनी दी गई, 123। n/2 ऐसे रख लेंगे, a 8 प्लस यल कितना दिया गया, 33। 123। अब यहाँ पे देखना 123 बराबर n/2, 8 और 33 कितने हुए, 41। 41 इक्कम 41 8 कुछ और चाहते हैं 12 3 जुड़ 3 13, तो कितने 3 बार कट जाएंगे। तो n बराबर ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, तो n की वैल्यू कितनी आई, 6 सॉरी। तो n अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिससे हमें d पता चल जाए, सर्वांतर पूछा गया। तो tn बराबर क्या होता है, n-1 a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn कितना है, यही जो अंतिम पद है वही तो tn है, क्योंकि n की वैल्यू लास्ट पद है क्या, tn। a की वैल्यू कितनी दी गई थी, 8 प्लस n अभी निकाला 6, तो 6 - 1 और d निकालना ही है हमें। तो 33 बराबर 8 प्लस 6 में से 1 चला कितना हो जाए, 5d। अब ये इधर आ जाएगा 33, ये 8 किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो -8 बराबर 5d। 33 में डाल चले गए 25, अब 25 ये 5d इसके गुणे में लिखा है, अब ये किस में आ जाए, गुणे में लिखा है 5, तो इसके बटे में आ गया 25/5,
इक्वल टू डी, 5 कम 5 5 25, तो डी बराबर कितना है 5, तो 5 इज द राइट आंसर। तो 5 देखेंगे ऑप्शन में, 5 ए ऑप्शन हमारा सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम वीडियो को भी पोस्ट करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उन्हें को सॉल्व करेंगे। 11 देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यांक होंगे, तो दोनों शून्यांक बताना है क्या होंगे। तो दोनों शून्यांक के निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब इसे कंपेयर कर लें, इसका जो होता है वो a बराबर क्या होता है, ये यहाँ पे a कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, b x के साथ में है तो कितना है 18, c प्लस 81, c कितना है 81। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा निकाले, इसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो 18 यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू कितनी 18 माइनस a की वैल्यू कितनी 1, तो कितना है माइनस 18, माइनस 18 किसका है माइनस का, तो इसके शून्यांक क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, तो a इज द राइट आंसर, क्योंकि माइनस आएगा तो ऋणात्मक, प्लस आता तो धनात्मक, दोनों होते हैं, दोनों हो ही नहीं सकते, दोनों फिर समान, दोनों समान है ही नहीं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद होगा। अब 4 से लेकर पीछे तक जा रहा है, तो वहाँ तक 0 भी पार कर जाएगा, वहाँ तक 30 पद लेते चला जाएगा, तो आंसर किसका आएगा, आएगा तो जरूर माइनस का, क्योंकि 30 पद लेने इसको है, 30 पद लेने, अभी 10 7 3 अभी 3 ही तो, और भी अभी 30 पद तक उसको ले जाना, तो आएगा श्योर, इससे हो गए कि माइनस का आंसर आएगा। फिर इसमें इसको फार्मूला देखते हैं क्या होता है, जब भी ऐसे समीकरण पद निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन की वैल्यू कितनी रख दें आप, टी एन की निकालनी है, टी एन यहाँ एन कितना है 30वां पद, अब ए कितना दिया है पहला पद तो 10 प्लस पहला पद ये क्या है यहाँ पर लिखे दे रहे वैल्यू, सबसे पहले 10, फिर क्या निकालने हैं डी मतलब क्या होता है सर्वांतर, पहला पद हो गया है ए और डी सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले से फर्स्ट को घटा के, तो सेकेंड वाले फर्स्ट को घटा के, फिर अगर निकालना और भी चेक करना है, सर्वांतर सभी का समान होता है, जैसे 4 में से 7 माइनस करेंगे लेकिन सबका सेम आएगा, देखो अगर 7 में से 10 माइनस करेंगे 3, लेकिन 7 में से जाएगा 10 तो चिन्ह बड़ी संख्या तो -3, 4 में से 7 गया तो 3, तो लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का 7 उसमें हो जाएंगे, ठीक माइनस, तो 7 में से 10, अब d बराबर 7 में से 10 चले गए, कितने बचे 3, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या है, तो -10 का है ना, तो माइनस d कितना निकल गया है -3, और अब n कितना 30वां पद निकालना, तो n बराबर कितना आएगा 3, अब वैल्यू फिक्स कर दो, ये हमारी दिया गया, अब वैल्यू फिक्स करो, a कितना है 10 रख दिया, n कितना है 30, फिर -1, d कितना दिया गया है d -3, अब 10 ऐसे रहेंगे, 30 में से 1 चला गया 29, अब गुणे ये -3, 10 प्लस पहले गुणा करा लो क्योंकि बोडोमॉस नियम के अनुसार, 3 नियम 27, 3 6 और 2 8, लेकिन चिन्ह माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब 87 में से 10 चलेगा, में से बड़े में से छोटा घटाते हैं, 87 में से 10 चलेंगे, कितने बचे 77, 10 कम कर दो, और चिन्ह बड़ी संख्या, चिन्ह कितना माइनस का 77, तो हम पहले ही बता दिया था कि आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 30 पद माइनस तक चले जाएंगे, तो ये इसमें -77 था -87 था, वैसे तो हम डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, -87 था, तो इसमें डाउट था कौन सा होगा, तो कौन सा होगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो बिंदुओं Px, -1 और Q 3, 2 के बीच की दूरी 5 इकाई है, क्या है 5 इकाई, तो इसको हमने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें बीच की दूरी निकालनी है, बीच की दूरी दी भी है, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर क्या होता था, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x पहले हम बिंदु लिख लेते हैं जिससे आपको पता चला x कौन y कौन,
तो ये आपको पता चल जाएगा। तो बिंदु यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो x कॉमा -1 एक बिंदु है, एक क्या है 3,2। तो इधर वाला x1 और ये क्या है y1, ये x2, ये y2। तो इसमें से वैल्यू पुट कर दो। अब लेकिन d 5 इकाई दूरी दी गई, d बराबर कितना दी गई 5 इकाई। तो d 5 इकाई तो 5 रख दो यहाँ, अंडर रूट x2 कितना है 3 माइनस x1 x होल स्क्वायर। x का मान इसमें निकालना है, बीच की दूरी है। तो इसमें x दो बिंदु के बीच की दूरी प्लस y2 कितना रखना है यहाँ 2 माइनस y1 कितना रखना है -1। तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ++1 हो गया का होल स्क्वायर। अब 5 अंडर रूट। अब यहाँ पे होल स्क्वायर इसका खोल दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस माइनस का आएगा a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab होगा तो 2 से मल्टीप्लाई 3 की हो जाएगी तो कितना होगा 6। अब ये x 6x डायरेक्ट लिखा प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, डायरेक्ट कर दिया। अब ये वाला अंडर रूट इधर आएगा तो किसमें स्क्वायर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब यहाँ पे अब इन्हें सॉल्व करो, 9 और 9 कितने हो गए 18 किसके होंगे प्लस प्लस के प्लस के होंगे, इधर आएंगे तो 25 माइनस 18 बराबर इधर क्या बचा x स्क्वायर बचा, इधर माइनस 6x। तो 25 में से 18 चले गए, कितने बचे 5 और 2 10 7 x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको उधर भेज दो बराबर 0 कर दो तो x स्क्वायर माइनस 6x। ये देखो इधर किसका था प्लस का, उधर गया माइनस का, तो 7 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करना फिर द्विघात समीकरण बन गया, जब भी 2 पावर हो x हो ये तो द्विघात समीकरण। अब ऐसे हमें फैक्टर इनके करने कि इनकी गुणा करो दो लोगों की तो कितना है 7, और घटाने पर यहाँ माइनस लगा तो घटाने पर कितना आ जाए 6। तो 7 एकम 7, तो 7 में से 6 चले गए, कितने बचे 7 में से 1 चला गया 6 बचे। तो ये 7 और इसके फैक्टर क्या हो गया 7 6। तो डायरेक्ट बता दें इस बार, क्योंकि पहले वाले में मैंने इसका सोल्यूशन किया कैसे करना है। तो इसके 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6 और 7 एकम 7 मल्टीप्लाई भी आ रही। अब क्या है इसका क्या है माइनस, तो यहाँ इसका क्या होगा प्लस, इसका क्या है प्लस तो यहाँ क्या होगा इसका क्या है माइनस तो यहाँ होगा प्लस। और प्लस और ये माइनस की गुणा जब कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब एक इसका मूल +7 आ रहा है, -7। अब दूरियां जो होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, तो इसमें प्लस का 7 कहाँ है डी इज द राइट। ऐसे अप्रोचेस लगानी है। किसी खंबे की ऊंचाई, अब कोई खंबा है किसी खंबे की छाया कोई खंबा होगा, ये मान लो खंबा है, इसकी छाया कहाँ पड़ेगी यहाँ आधार पे तो पड़ेगी, यहीं पे खंबा है इसकी छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 है गुनी है। तो खंबे का उन्नयन कोण थीटा बताना है। तो अब फिर से समझ लो, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई में पता कहाँ जो 1/√3, तो ऊंचाई क्या मान ली हमने h, तो उसी की ऊंचाई क्या हो जाएगी 1/√3s। तो इसी की क्या हो जाएगी जो छाया है वो क्या हो गया h की ही क्या हो जाएगी 1/√3। तो इसे h से 1 की कराओगे तो क्या हो जाएगा h/√3 हो जाएगा, ऐसे लिख लें। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो h/√3। अब कह रहे हैं तो खंबे का उन्नयन कोण कहाँ से यहाँ से बनता है, तो थीटा, ये थीटा निकालना है। तो फार्मूला देखो, लंब है अभी अपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। तो इधर जो लंब बटा कर्ण होता है वो क्या होता है साइन होता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस होता है, लंब बटे आधार टेन होता है। और उल्टा करेंगे तो साइन का क्या होता है कॉसेक, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक, और सेक कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा टेन का उल्टा क्वाट, तो उल्टा हो जाएगा। अब इसमें क्या लंब बटे आधार दिया, तो लंब बटे आधार किसका होता है टेन का,
तो यहाँ 10 लगा देंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब बटा इसमें नाम दे दो ए बी सी, तो लंब क्या है इसमें ए बी, अपॉन आधार क्या है बी सी, लंब बटा आधार होता है बी सी, तो एच लंब रख दिया बटे बी सी क्या है, बी सी एच अपॉन अंडर रूट थ्री, एच अपॉन अंडर रूट थ्री। अब ये एच चला गया, अब ये क्या है अंडर रूट थ्री ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट थ्री। अब इधर ये टेन थीटा चल ही रहा था, टेन थीटा। अब आपने पढ़ाई हुए टेन थीटा में अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, 60 की। 1 अपॉन अंडर रूट थ्री पूछे तो 30 की, अब 45 डिग्री पूछे तो 1 की। तो थीटा बराबर यहाँ टेन थीटा की किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा में टेन थीटा 60 वैल्यू होती है। थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो 60 इज द राइट आंसर। 60 कहाँ है 30 डिग्री, 60 डिग्री 45 90, तो कहाँ है बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं चित्र में, यदि ये चित्र में यदि टीपी, ये टीपी है और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं वो कौन सी हैं, एक है टीपी एक टीक्यू, इस प्रकार है कि कोण POQ, ये वाला POQ कितना है 110 डिग्री। हमने बताया था कि जो बीच वाला होता है वही कोण पे रख देते हैं, तो POQ बीच वाला कोण हो, तो यहाँ पे 110 डिग्री रख दिया। अब क्या पूछ रहा है, कोण PTQ, कोण PTQ मतलब कि बीच वाला पूछ रहा है AT, तो T कहाँ है ये वाला, तो इसमें कौन सा पूछा T वाला। अब इसमें जब भी केंद्र पे कोण दिया हो और बाहर की ओर स्पर्श रेखा निकली हो और ये वाला बाहर के ये वाला पूछा जाए तो हमेशा कुछ नहीं करना, 180 डिग्री में से इसे क्या करना माइनस कर देना 110 डिग्री को। तो 180 में से जब माइनस करेंगे 110 डिग्री को तो कितना बचा 70, तो 70 डिग्री इज द राइट आंसर। 70 ऑप्शन में देखेंगे वही हमारा आंसर, 60 70 है 70, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें हमें बताना है कौन सा होगा, तो बताओ साइन स्क्वायर। इसमें थोड़ा आपको फार्मूला पहले लिखा देते हैं, क्या क्या होता है, सर समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, पहली सर समीकरण। दूसरी सर समीकरण क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक सर संख्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीन हमारे संख्याएं हैं, ये नोट डाउन कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सर संख्या थी साइन स्क्वायर थीटा, इसे नोट डाउन कर लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर अभी इसमें कुछ कर ही नहीं सकते तो इसे रहने दो 1। अब ये सर सम क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक साइन ये इसे भी रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, अब कॉस का उल्टा साइन, सॉरी साइन का क्या होता है कॉसेक, और टेन का कॉट, और कॉस का कॉसेक, कॉस का सेक, कॉस का सेक उल्टा होता है, तो कॉस का कौन उल्टा होता है सेक, तो सेक की यहाँ रख देंगे, कॉस का कौन होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखो, यहाँ देखो इसमें दो समीकरण यूज हो गई तुरंत, तो ये तीनों नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना रख देंगे 1, तो 1 इज द 1 कहाँ है, सी आंसर इज द राइट आंसर, सी आंसर इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें कौन सी परिघटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता हमें बतानी कौन सी होनी थी, तो एक फार्मूला में पता होना चाहिए कौन सी, इसको इरेज करते हैं। इसमें प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी बताने, प्रोबेबिलिटी के लिए हमसे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए जो भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो कितने वैरिड होती हैं, कितने 0 से लेकर बड़ी हो प्रोबेबिलिटी, PA प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन किससे 1 से, तो मतलब 0
और बराबर हो 0 के बराबर और 1 के बराबर जो प्रोबेबिलिटी होती है जो भिन्न में आती हैं, मतलब 0 भी होगी तब भी वो प्रोबेबिलिटी सही होगी और 1 होगी वो भी प्रोबेबिलिटी सही होगी। और इसमें जितनी भी भिन्न आएंगी, भिन्न में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब अंश में होना चाहिए और हर में होना चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें 1/3, 1/3। और इन्होंने पूछा क्या, नहीं है, इस नहीं पे फोकस करना है जो प्रायिकता नहीं है। और नहीं कौन सी होगी, जो इसमें वैलिड नहीं होगी। 1/3, 1/3 को चेक करते हैं। 1/3 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो देखना 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितना होगा 0। यहाँ 10 हो जाएगा तो 10 से भाग करेंगे, 3 3 9 मतलब 0.9 आएगा। तो ये भी दशमलव में ही आया, तो ये भी सही है, तो इसका भी भिन्न बन जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा 1/10। तो 1/10 क्या है, प्रायिकता। हमें नई वाली बतानी है। 0.3 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 3/10 आएगा, ये भी हमारी प्रायिकता हुई। अब 17/16 को भाग करेंगे, अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है प्रायिकता तो वो क्या हो गई, गलत। तो माइनस में भी नहीं प्रोबेबिलिटी आ सकती है और 1 से ज़्यादा भी नहीं। तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 बचा तो पॉइंट बचा, तो कितने आए 1.5। तो 1 से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। 1.5 क्या हो गई, 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा हो गई तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। यदि किसी वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसको तो आप बिल्कुल तैयार करके ही जाइए। वेरी वेरी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी एग्जाम में देखने, ये अभी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस आपकी बुक में भी है, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया इसी वजह से। अब इसको बहुत अच्छे से देख के और सीख के जाना है। वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप होता क्या है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। आपको फार्मूला आना चाहिए, 4 गुणे भुजा किसके बराबर है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो 4 गुणे भुजा, यहाँ पे देख लो 4 गुणे भुजा ऐसे लिख लो, बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर ऐसे। अब इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काटा तो 22 कितने बार, 11 बार। अब भुजा ये ऐसे रहने दो, बटे आर को इधर, मतलब त्रिज्या को इधर ले आओ बराबर साइड। तो यहाँ क्या बचा 11, अब यहाँ 7। तो भुजा और इसका अनुपात कितना आया 11/7। लेकिन पूछा किस में गया, क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है, इन्हीं के क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल लगा लो, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी थी 11, तो 11 का होल स्क्वायर बराबर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी निकाली थी, ये देखो जो अनुपात निकला, भुजा इसके सामने के बराबर होगा 11 के बराबर, आर त्रिज्या कितने 7 के बराबर। तो आर स्क्वायर मतलब 7 का क्या करना है स्क्वायर। तो 7 गुणे 7 2 बार लिख दो, चाहे आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। 7 एकम 7 जितनी पावर होती है उतने 2 बार लिख दें, 7 एकम 7। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब यहाँ से 22 इंटू 7 काट दो, इसे 22 11 से काट दो, 11 से 121 कट जाएगा 11 बार में। तो 11 दूनी 22। अब 11 से इसको काटो, 11 एकम 11, 21 बचा एक बार 11 है उसमें बचा 11 कट गया। तो 11 और जो 2 से कर दिया तो 7 दूनी 14। तो अनुपात कितना है, अनुपात में इसे लिख दो, 11 पहले लिख लो, अनुपात 14। 11:14, 11:14 का आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11/10 नहीं, 11:10 नहीं, 13:10 15 नहीं, 7:19 नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पॉज कर करके नोट कर लेना, क्योंकि मेरे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इस वजह से मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ।
आंकड़ों 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य कितना है 5, x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का क्या करना है, योग, और पदों की संख्या। तो समांतर माध्य इनमें दिया है 5, x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य की जगह समांतर तो 5 रख दो। पदों का योग, पद कितने 3, 4, 6, अब x तो इनको जोड़ 3 + 4 + 6 + x अपॉन पदों की संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 4 हमारे पद हैं। अब ये इससे कैची गुणा कराया जाएगा, 5 को 20। अब ये इन्हें जोड़ दो, x जुड़ेगा नहीं क्योंकि चर है, बाकी ये चर 3, 4, 7 और 6 13 + x। अब ये 13 इधर आ जाएंगे तो 20 - 13 = x, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस 20 में से 13 चले गए बचे 7, तो x बराबर 7 कितना निकल के आया 7। तो हमारा x की वैल्यू 7 निकल के 7 देखते हैं 6, 7 हाँ बी इज द राइट आंसर, बी हमारा राइट आंसर हो गया 7। दो गोले का आयतन दिया गया है, का अनुपात दिया गया 64:27, उनके प्रस्थीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो दो गोले का आयतन देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देना है। दो गोले का आयतन का अनुपात, आयतन का हमें फार्मूला का पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है 4/3। पहले लिखेंगे नहीं तो पहले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³, 4/3 πr³। r1 यहाँ लिख लेना, क्यों, क्योंकि पहले गोले का 4/3, दूसरे गोले πr² लिख देना आप क्यूब, 4/3 πr1³, क्योंकि क्यूब का इसमें फार्मूले होते हैं या r1 या r2। अनुपात कितना है 64/27। अब 4/3 ये भी सेम कट गया, पाई से पाई गया, r/3 ये क्यूब है तो r अनुपात r2 ऐसे लिख लो। अब इसको पूरे में लगा दो क्यूब, इस पर था क्यूब, इस पे था तो पूरे में क्यूब लगा दिया 64/27। अब ये क्यूब है उधर, उसमें किस में जाएगा अंडर रूट, क्यूब में चला जाएगा। तो देखो r1 और r2 का अनुपात कितना लिख करके आएगा, इसमें अंडर रूट 64, क्यूब में आएगा 27, तो क्यूब का घन का निकलेगा। तो 3 64 किसका होता है क्यूब में, किसका होता है 4, और 27 किसका होता है 3। तो r1 × r2 कितने निकल के आ गए 4/3। अब पूछा किस में गया है, उनके प्रस्थीय क्षेत्रफलों का। प्रस्थीय क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अब क्या निकालना, प्रस्थीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, गोले का प्रस्थीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल तो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट करा दें। प्रस्थीय क्षेत्रफल का पहले देखो, प्रस्थीय क्षेत्रफल का दो है ना गोले, तो प्रस्थीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr², यहाँ भी 1 लिखना क्योंकि पहले का है, अब बटे 4πr² क्योंकि दूसरे का प्रस्थीय क्षेत्रफल का है, तो 4/3। अब यहाँ वैल्यू रख दो बस, यहाँ पहले प्रस्थीय का क्षेत्रफल है, ये पहले वाले का प्रस्थीय क्षेत्रफल है, ये दूसरे वाले का, ये पहले का है प्रस्थीय क्षेत्रफल, ये दूसरे का है। तो वैल्यू रख दो। अब देखो 4π ये तो कट गए क्योंकि ये सेम थे। तो r1 की वैल्यू कितनी, r1 की वैल्यू है 4, और वो भी उस पर स्क्वायर लगा दो क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा, बटे r2 पे स्क्वायर लगाना, तो r2 कितना है 3, और इस पे भी स्क्वायर लगा दो। 4 का स्क्वायर कितना 16, और 3 का 9, तो इसमें कितना निकले 16:9। अनुपात बताना था प्रस्थीय क्षेत्रफल 16:9, तो 16:9 देखेंगे 3:4, 4:3, 9:16। अब यहाँ पे देखना 16:9, 9:16 क्यों, क्योंकि हम एक सिस्टम से चलते रहे r1/r2, फिर इसी वजह से हमारा 16:9 आंसर सही होगा, 9:16 नहीं, वैसे क्रम से करना 16:9, डी इज द राइट आंसर। तो हमारा डी क्या है 16:9। और नेक्स्ट 21 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला है, यदि बहुलक 80 और माध्य 110 है तब माध्य क्या होगा, मतलब माध्यिका क्या होगा। तो इसका रिलेशन होता है तीनों में, बहुलक, माध्य और माध्यिका में क्या होता है रिलेशन, एक फार्मूला होता है, क्या होता है बहुलक बराबर 2, 3 माध्यिका
3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो इनमें ये रिलेशन होता है, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक कितना दिया गया 80, तो बहुलक की जगह 80 रख देंगे बराबर 3 माध्यिका ही तो हमें निकालने, तो 3 माध्यिका ऐसे लिख दो। इसे हमसे लिखे दे रहे हैं मीडियन बोलते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया 110, 80 ऐसे रहेगा, 3 मतलब मीडियन, माइनस 2 से 110 की हो जाएगी तो 220, अब 220 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 80 प्लस 220 इक्वल टू 3m। अब 80 में 220 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 300 बराबर 3m। अब 3 ये मल्टीपल में इधर आएगा भाग में, हमेशा चिन्ह चेंज हुआ, तो 3 बराबर m, तो 3 एकम 3 तो कितनी बार 100, तो मीडियन कितना निकल के आया 100, तो 100 ऑप्शन देखेंगे इसमें ए माध्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताए, मतलब मीनार की जो ऊंचाई, जैसे ये क्या है मीनार है, इसकी ये ऊंचाई हो गई, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, ये यहाँ पे, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, मीनार की छाया कहाँ आधार पे पड़ेगी, ये लंब हो गया। अब कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, तो उन्नयन कोण इसमें क्या करोगे, उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक होगा थीटा, तो ए बी या सी, तो इसमें क्या जो मीनार की ऊंचाई है वही छाया की लंबाई है, समान है, इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, तो ये अगर ये होगी तो ये भी एच होगी, दोनों छाया जो है वही ऊंचाई है, तो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखना लंब बटे आधार किस में होता है tan थीटा में, लंब बटे का हमने पहले ही बता दिया था, तो लंब कितना है ए बी अपॉन आधार कितना है सी बी, या बी सी लिख दो, ए बी कितना दिया एच, ए बी कितना है एच, और सी बी कितना है वो बी एच, एच से एच कट गया कितना बचा 1, तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना है 1, तो tan थीटा एक किसकी वैल्यू tan थीटा में 45 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना tan कट गया तो कितना होता है 45 डिग्री, तो थीटा हमारा कितना निकल के आया सूर्य का उन्नयन कोण 45 इसमें 30 60 90 45, यही हमारा 45 डिग्री क्या है आंसर, राइट आंसर है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, अब इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन्होंने क्या किए दो पासे एक साथ फेंक दिए, उन पर अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता बतानी, प्रोबेबिलिटी, अलग अलग नंबर सेम नहीं आने चाहिए। दो पासे जैसे फेंकते हैं तो टोटल उसके आउटकम्स कितने होते हैं, तो उसमें हम बताते हैं कैसे हैं। जैसे हमने एक पासा फेंका, दो फेंकने हैं, इसमें सिर्फ दो फेंकने, तो पहले पर एक गिरा तो दूसरे पर भी हो सकता है एक गिरे, एक ऐसे पहले पर एक गिरा तो दूसरे पर दो गिरे, ऐसे ही पहले पर एक गिरे तो तीसरे पर तीन, फिर दूसरे पर एक गिरे तो चौथे, एक गिरा तो पाँच, एक गिरा तो 6, तो ऐसे एक पहला फेंका तो एक गिरा, फिर दूसरे पर एक गिरा, तो ऐसे ही हमारे कितने बनेंगे 6 तो ये एक एक वाले बन गया, ऐसे दो का एक बनेगा, ऐसे दो का दो दो जो चले जाएंगे, उसमें बाद में एक गिरेगा, दो गिरेगा, तीन गिरा, तो ऐसे आउटकम्स हमारे कितने, देखो जो हमारा पासा होता है उसमें सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं। अब वो कितने टाइप से गिर सकता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइप से होता है, तो 6 रंग ये कितने हैं 36, तो टोटल उसके आउटकम्स कितने हो गए 36। और अब इन्होंने एक शर्त दे दी है, क्या दे दी, दो पासे एक साथ फेंके जाते अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता बतानी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, डायरेक्ट इसमें करेंगे अलग अलग नंबर आने की आना चाहिए, टोटल 36 बार गिर रहा तो अलग अलग नंबर आने के लिए, जैसे अगर हम दोनों में उल्टा इसके चलें तो दोनों में सेम नंबर आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये हमारे कितने 6 टाइम्स जो हैं जो सेम गिरे हैं, अलग अलग नहीं सेम गिरे हैं। अब अलग अलग गिरे हैं, जब 6 बार ये हो गए और टोटल गिरता है 36 बार, और बचे कितने 30 बचे या नहीं, तो 6 हमारे क्या कह दिया माइनस कर देंगे, 30 हमारे जो होंगे वो अलग टाइप से गिरेंगे, मतलब एक पर एक तो दूसरे पर दो गिरेगा,
ए पहले पर गिरा 1 तो तीसरे 3 गिरा, तो अलग अलग आउटकम्स जो हमारे टोटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 30, क्योंकि 6 जो है सेम गिरे गए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो अलग अलग सेम बनेंगे। तो 30 हमारे क्या हो गए अनुकूल प्रकार, 30 हमारे क्या हो जाएंगे अनुकूल प्रकार। तो इसमें अभी देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आउटकम्स इतने समझ लेना। तो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो होती है पी, वो क्या होती है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार हमने बताया थे, जो जितनी पॉसिबिलिटी अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता, अलग अलग कितने नंबर हमने बनाए 30, और टोटल कितने 6 से 6 की क्या होती है 36, टोटल कितने बने 36। अब इसे 6 से काट देते 6 6 36 और 6 पंचे 30, तो आंसर कितना 5/6, 5/6 प्रोबेबिलिटी हमारी आए। तो 5/6 कहाँ है 2/3, 1/6, 1/3 और 5/6, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इसमें सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड त्रिज्या दी हो और एक कोई एंगल दिया हो और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, तो एक इसका फार्मूला होता है जो हमें लर्न होना चाहिए। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर त्रिज्या दे दी गई कितनी दी गई 6, और 6 का स्क्वायर यहाँ आर का स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है ये त्रिज्या, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बटे थीटा कितना दिया गया है, थीटा जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे बटे 360, 0 से 0 गया, 36 से ये 36 दोनों कट गए। अब 6 से 22 की मल्टीप्लाई हो गई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब एक हासिल वाला 13। अब इसे 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 से ये होगा 62, 7 अट्ठे 56, तो 18 कुछ समथिंग आएगा। तो 18 समथिंग कौन सी 17 कुछ समथिंग है। देखो पॉइंट के बाद में डिजिट जो है सेम है, पॉइंट के बाद में सेम है, बस पॉइंट से पहले जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो 18 समथिंग कुछ भी आएगा जब इसे काटेंगे, 132 से 7 को जो भाग देंगे तो ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। 18 समथिंग है, 18.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें है 3 घन जिसकी कोर क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया, मतलब ये अलग अलग इनके घन की कोरें हैं जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। अब इन्हें पिघलाकर एक बड़ा सा बना दिया गया घन। तब इनका इस प्रकार जब मिलाएंगे तो कितना घन होगा, घन की कोर बतानी है। तो अब इसके लिए हमें कोर नहीं पता, तो कोर को मान लेंगे क्या x, नए घन की कोर क्या मान लेंगे x, माना यहाँ पे मान लेना, माना नए घन की कोर क्या होगी, घन की कोर क्या होगी x, हमने मान लिया क्या हो गई नए घन की कोर क्या होगी x। अब इसका जो होगा नए घन की कोर जो है वो किसके बराबर, इन दोनों घन के योग के क्या होगी बराबर होगी। तो इस घन का तो नए घन का आयतन और तीनों के योग के घन के आयतन, तीनों बराबर में किसके, तीनों घन के योग के आयतन, तीनों घन के योग के बराबर आयतन होगा के आयतन। तो नए घन का आयतन मतलब भुजा, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा भुजा क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स हमने नए घन का माना था तो ये क्या हो गया भुजा क्यूब। अब तीनों घन के योग का है, तीन घन ये 3 का क्यूब करेंगे, फिर ये तीनों जोड़ के बनाए जा रहे हैं नए घन तो प्लस करेंगे, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 4 का 64 प्लस, मैंने आपको बताया था कि आप इसको कम से कम 30 तक, 30 नहीं तो 20 तक वर्ग याद होना चाहिए और 15 तक घन याद होना चाहिए, जरूरी डेफिनेटली। इतना तो हम
पढ़ के ही जाओ, 20 तक वर्ग होना चाहिए और 15 तक घन। तो अब 5 का कितना होगा क्यूब 125। अब 27 5 इन्हें ऐड कर दो, 5 4 9 और 7 16, 2 6 2 6 8 2 10 1 1 हासिल, 1 1 और 2 हासिल है, तो 216। एक्स क्यूब किसका निकला 216। अब ये क्यूब है इसके ऊपर, तो क्या अंडर रूट 216, इसमें क्यूब लग जाएगा, तो एक्स 216 किसका होता है हमने बताया था, इनको याद होना चाहिए। तो ये किसका 216 6 का, तो एक्स क्यूब कितना निकला 6। तो यही हमारी क्या होगी घन की कोर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर है 6 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, निम्न चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या ओडी 4 सेंटीमीटर है, यदि ओबी 5 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई बतानी, स्पर्श रेखा बीसी की बतानी है। तो इसमें देखो ये हमारा चित्र दिया गया है, इसमें ये इसका सर्कल है, ये स्पर्श रेखा जा रही है, केंद्र से होके जा रही है और ये त्रिज्या है। अब इसमें क्या है, हमें सबसे पहले बीसी निकालनी, ये रही बीसी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। और ओडी कितनी दी गई, ओडी ये ओ है, ये डी केंद्र वाला ओ, ये डी जो वृत्त परिधि पर टच हो रहा है, और ओबी जो केंद्र से होकर जा रही है, तो वो कितने दी 5 और ये कितने 4। अब यहाँ पे हमें इसकी निकालनी। अच्छा ये वाली यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या ही होगी, ये यहाँ पे इसे मिलाएंगे तो ये भी 4, तो ये भी हमारी 4 होगी। त्रिज्या इक्वल होती है हमेशा वृत्त के अंदर, तो ये 4 हो गई। अब क्या है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर इतना, अब ये 4। अब यहाँ आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा कट के जाती है वृत्त को, तो 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनता है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब यहाँ देखना 90 के सामने हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो 90 डिग्री कर्ण, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करें क्योंकि वही बनना है हमारा, एक दो भुजाएं दी हैं, एक भुजा निकालनी है, तो हमेशा क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, तो 90 डिग्री कर्ण क्या हो गया 5, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, फिर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये क्या है नीचे 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार है, तो कर्ण कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना, ये कर्ण है कौन है ओबी जो है हमारा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री एंगल 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, 5 स्क्वायर। लंब कितना, लंब क्या है, ये तो आधार हो गया 4, ये जो ओसी है वो क्या हो गया आधार, और लेकिन लंब का है बीसी, हम क्या है बीसी स्क्वायर, और आधार क्या है 4 ओडी है, तो 4 का होल स्क्वायर, 5 का हो गया 25 बराबर बीसी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये इधर आ जाएंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू बीसी स्क्वायर, बीसी 25 में से 16 चले गए 9 बीसी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 9 का कितना होता है 3, तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जो बीसी की लंबाई क्या होगी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर देखते हैं, तो पहला ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है। अब हम ऊपर वाले इरेज करते हैं, ये थोड़े ऊपर के क्वेश्चन जो हैं मिटा दे रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। ये अब क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये किसका सिंबल होता है ऐसा करके समरूप का, त्रिभुज पी क्यू आर हैं जहां बी सी बटे क्यू आर 1/3 है, तब एरिया ए आर का मतलब क्या होता है एरिया, त्रिभुज पी आर क्यू बराबर है, अब अपॉन एरिया त्रिभुज बी सी ए, तो बराबर इनका बताना है कि क्या होगा इसका एंगल। तो जब भी ऐसे त्रिभुज पी आर क्यू ये पूछे तो वर्क कर दिया करो, जो कुछ ये भुजाएं दी हो इनकी, बी सी की 1 दी है, ये सामने की भुजा होती बी सी के लिए 1 है, क्यू आर के लिए 3 है, तो इसमें यहाँ फार्मूला क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, भुजा का क्या हो जाता है स्क्वायर। ये त्रिभुज का जब भी एंगल ऐसे समरूप वाला देगा तो समरूप में हमेशा क्या होता है जो एंगल्स जो हमारे त्रिभुज
दिया होता है उसका वर्ग कर देते जो हमारी भुजाएं दी होती। तो भुजाएं देखो सबसे पहले इसमें उल्टा थोड़ा दे दिया, क्या है यहाँ क्या है BC और वहाँ ऊपर BC है, लेकिन हमें इसे नीचे करना होगा QR, यहाँ QR है तो यहाँ पे हमें सही करना होगा। तो इसे BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले क्या पूछा गया, ये QR वाला पूछा गया, तो इसे उल्टा लिख लो थोड़ा भुजाओं को। तो हम लोग उल्टा करेंगे तो इधर वाला मान उल्टा हो जाएगा, तो QR बराबर 3 हो जाएगा और BC कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 1, 3/1। अब इसमें एरिया वाला लगाते हैं, तो त्रिभुज PRQ अपॉन त्रिभुज BCA इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, इसका भुजा का वर्ग, ये QR क्योंकि QR ऊपर था तो BC पे लिख लिया, और BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया 3, अब QR की वैल्यू कितने 3, BC की 1, अब इसका करके ना होल, 9 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 का होल स्क्वायर 9, अब 1 का 1 तो 9/1 आया इसका आंसर। तो 9/1, 1/9 देखो इसमें कंफ्यूजन वाला कर दिया, 1/9 दे दिया, सभी बच्चे 1/9 कर देंगे क्योंकि इसी का डायरेक्ट वर्क कर देंगे। तो 1 का करोगे 1 और 3 का करोगे 9, तो यही डायरेक्ट टिक कर दे। नहीं ऐसा नहीं, उसमें देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू दी है और किसको पूछा है, तो इसको उल्टा करना था इस वजह से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 1/में में कोई वो नहीं होता है, तो ए हमारा 9 आंसर, ए इज द राइट आंसर। फिर एक ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या होती है। ब्राह्य बिंदु से, जैसे ये हमारा क्या है वृत्त है, क्या है वृत्त है, और स्पर्श वृत्त से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या बतानी। तो ये क्या है वृत्त, स्पर्श रेखा हमेशा कितनी संख्या, ये यहां से लेकर हमेशा स्पर्श रेखा कितने बिंदु से जाती है 2 बिंदु से। हमेशा स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त से बाहर से अगर खींची जाएगी तो कितने बिंदु से होकर जाएगी 2 बिंदु से होकर जाएगी। तो आंसर देखेंगे कौन से बिंदु है 1 2 3 4, तो बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा 2 बिंदु। त्रिघात मतलब जिसकी 3 घात हो, सबसे उच्चतम घात जो है हाईएस्ट पावर जो होती है वो सबसे बड़ी जो उसमें होती वही उसकी घात होगी। तो त्रिघात, तो x की पावर 3 + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 है, तब अन्य 2 शून्य गुणनफल हैं। तो इसे बताना अन्य 2 शून्य। तो आप देखो इसमें ऑप्शन जो है कितने अटपट है, a + b - 1, 1 + a - b, c क्या 1 - a + b, d क्या है 1 + a - b। तो इसे हम सॉल्व करें, तो इसको सबसे पहले इरेज करेंगे। अब इसमें क्या है, जब भी ये शून्य वाला ऐसा क्वेश्चन 2 शून्य का गुणनफल पूछे तो कुछ ना करो, एक तो -1 दिया है तो x की जगह क्या रखेंगे, सब जगह x जहां जहां है वहां पे -1 रख देंगे और इस समीकरण को 0 के बराबर कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 2 शून्य का गुणनफल। तो करते हैं सबसे पहले ये समीकरण लिख दें, x³ इसे 0 के बराबर सबसे पहले करते हैं, ax² + bx + c = 0, इसे 0 के पहले बराबर करेंगे। अब इसका एक शून्य क्या है -1, तो x बराबर क्या हो गया -1, x की जगह हम क्या रख देंगे -1, तो x³ -1 यहाँ रखेंगे, -1 का क्यूब + a और -1 का होल स्क्वायर, सब जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे -1, b इंटू ये क्या हो गया -1 + c = 0। तो -1 अब क्या है 3 पावर लगी है, -1 × -1, इसी को 3 बार लिख दो, -1 तो माइनस प्लस माइनस में चिन्ह के लिए ये बता रहा हूँ, आके तो एक की गुणा तो एक ही आती है। अब माइनस होगा प्लस, अब प्लस माइनस तो माइनस का आएगा। अब ये स्क्वायर होता तो प्लस का आ जाता, प्लस ए ऐसे ही रहेगा। अब -1 का स्क्वायर करो, -1 × -1 तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1, अब 1 की ए से होगी तो ए ही बचेगा प्लस, अब 1 की से b हो जाएगा और माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा -b + c = 0। अब ये क्या करना है c जो है, अब c को यहीं रखना है, बाकी उधर बराबर पे ले जाओ, जो c कांस्टेंट वैल्यू देगी वही 2 अन्य शून्य का गुणनफल होगी। तो क्या करेंगे c यहीं रहने देंगे, ये -1 है तो ये इधर प्लस का होगा, ये प्लस का है तो माइनस का ए होगा, ये
माइनस का भी है तो प्लस का भी होगा, तो सी बराबर आया 1 माइनस ए प्लस बी। तो कहाँ है ऑप्शन में, देखते हैं प्लस का 1, ये तो माइनस का 1 है, यहाँ देखते हैं 1 प्लस, लेकिन माइनस ए का है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग। 1 माइनस, देखिए यहाँ 1 प्लस का है, माइनस ए, एकदम देख के लगाना है, सारे एक ही जैसे ऑप्शन लिख रहे हैं लेकिन चिन्ह का इसमें खेल है, तो हमको बहुत अच्छे से देखना। 1 प्लस का है, -1 माइनस है, प्लस बी का, यही सी इज द राइट आंसर। अगर इसको देखते हैं तो 1 इसमें प्लस ए का है, बस रॉन्ग हो गया, इसमें माइनस का जो ए था वही हमारा आंसर राइट था, तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये मॉक इतना एक्सपेक्टेड है कि हमने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है और आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए ये हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और इसे शेयर ज़्यादा अपने अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करेंगे। वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण होता है। वृत्त पर स्थित बिंदु से, वृत्त पर स्थित ये वृत्त है, ये वृत्त है, बिंदु से, वृत्त पर स्थित बिंदु मान लो ये है और एक ये है, खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमने खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा जा रही है, खींच दी हमने, और तथा संगत त्रिज्या, अब इसी की जो संगत त्रिज्याएं हैं, ये यहाँ पे संगत त्रिज्याएं, इसी के साथ में संगत त्रिज्याएं के बीच कोण होता है। तो कोण यहाँ पे अभी हमने एक क्वेश्चन आया था ये वाला, निम्न चित्र, ये OD ये चित्र वाला आया था, तो इसमें हमने बताया था कि जो त्रिज्याओं के साथ में जो एंगल बनाता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के साथ में जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। अब 90 डिग्री इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या है, समकोण 90 डिग्री है नहीं, लेकिन इसमें वैल्यू दी गई समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, तो 90 डिग्री कौन सा होता है, समकोण, ए इज द राइट आंसर। आपकी अभी आपको सारे बताया, समकोण कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये समकोण के लिए हो गया। न्यून कोण क्या होता है, थीटा बीच में रहता है, इधर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर थीटा क्या हो, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो हमारा न्यून कोण बनेगा। फिर अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो क्या बन जाएगा, अधिक कोण। बृहत कोण, बृहत कोण क्या होता है, बृहत कोण हमेशा कैसा, 180 डिग्री से 360 डिग्री तक जो कोण बनता है उसे बृहत कोण बोलते हैं। 180 डिग्री को सरल कोण और 0 डिग्री को शून्य कोण, थीटा बराबर 180 डिग्री, और 360 डिग्री को संपूर्ण कोण। तो ऐसे सारे कोण होते हैं, आपको नॉलेज होगा, आपने पढ़े होंगे। तो ये मेरा 30 क्वेश्चन का कंप्लीट मॉक था, जो एक्सपेक्टेड था, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड था, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आएंगे जरूर। आपको वीडियो हमारी आई थिंक अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।